आप सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं हिमांशु कफल्टिया, उत्तराखंड पीसीएस टॉपर 2016 बैच। आज मैं आप लोगों को उत्तराखंड पीसीएस की स्ट्रेटजी और एग्ज़ामिनेशन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। कई स्टूडेंट्स जो कि अभी एस्पिरेंट जो न्यू कमर्स हैं या ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों को कई सारे उनके माइंड में क्वेश्चंस रहते हैं और उन लोगों को इस प्रिपरेशन इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कई सारे डाउट्स रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक इस वीडियो के थ्रू कोशिश करूंगा कि उन डाउट्स पे के आंसर्स या फिर अपनी स्ट्रेटेजी आपके सामने रख सकूं। यदि उत्तराखंड पीसीएस की बात करें तो उत्तराखंड पीसीएस को उत्तराखंड अपर सबऑर्डिनेट एग्जामिनेशन भी कहा जाता है। ये 3 स्टेजेस इसमें होती हैं। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि जो बिल्कुल न्यू कमर्स हैं, जो अभी इस एग्ज़ाम्स की एस्पिरेंट अभी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए हम स्टार्ट करेंगे। तो इस एग्ज़ाम की 3 स्टेज होती हैं। जो फर्स्ट स्टेज है उसे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम बोला जाता है, सेकेंड स्टेज को मेंस, और जो थर्ड है वो इंटरव्यू या जिसे पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं। यदि हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज़ का होता है और सेकंड पेपर सीसेट, जिसे सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोला जाता है। दोनों ये जो पेपर्स हैं अभी तक टिल 2016 इनके मार्क्स काउंट होते थे, लेकिन अब अभी गवर्नमेंट ने एक नया रूल ये बनाया है कि केवल जो फर्स्ट पेपर है उसके मार्क्स ही मेरिट में काउंट होंगे और सेकंड पेपर जो कि सीसेट है वो केवल क्वालिफाइंग होगा। तो जो फर्स्ट पेपर है जनरल स्टडीज़ का, उसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो मेनली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बेसिक साइंस और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स और एक जो जनरल एक एक्सपेक्ट किया जाता है, एक जनरल नॉलेज, एक जो ग्रेजुएट को जनरल नॉलेज इससे होनी चाहिए, ये फर्स्ट पेपर में आता है। यदि हम सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें कि रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्प्रीहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और हिंदी, कुछ क्वेश्चंस उसमें हिंदी के भी होते हैं। तो ये 2 पेपर हैं। तो जो फ्यूचर के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए यहाँ की एक जो स्ट्रेटजी वो मेनली मैं बताना चाहूँगा कि चूँकि सीसेट का जो पेपर है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें उसके मार्क्स मेरिट में काउंट नहीं होते। तो यदि हम उसमें 33% मार्क्स ले आते हैं तभी हम फर्स्ट पेपर की हमारी काउंटिंग होगी और तभी हमारा मेरिट के लिए हमारा कंपटीशन में हम बने रहेंगे। यदि इसमें हम देखें तो सीसेट केवल एक क्वालिफाइंग नेचर है, उसमें हमें कुछ भी ज़्यादा हमें यह है कि हम प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें प्रैक्टिस कर लें। उसके लिए यदि बुक की बात करूं तो हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए RS अग्रवाल पढ़ सकते हैं और रीजनिंग के लिए हम BSc की जो बुक आती है वो हम पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हिंदी, उसमें बेसिक जानकारी आती है, तो यदि हम क्लास 10 तक की हमें हिंदी व्याकरण या वो आती है तो हम उसे ईजिली कवर कर सकते हैं। और साथ ही साथ कॉम्प्रीहेंशन में क्लास 10th के लेवल का उसका कॉम्प्रीहेंशन होता है और ये चूँकि हमें केवल 33% उसमें मार्क्स लाने हैं, केवल पास होना है, तो मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन से 1 या 1.5 महीना पहले यदि हम उनकी प्रैक्टिस कर लें और थोड़ा बहुत ये बुक्स पढ़ लें तो उसे हम ईजिली पास कर सकते हैं। यहाँ पर मेनली जो डिफ़िकल्टी आती है वो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए आती है, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से मैथ्स और रीजनिंग जैसे टॉपिक्स को छोड़ चुके होते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और थोड़ा सा और उसे ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करें। लेकिन जब मेरिट की यदि हम बात करते हैं तो मेरिट जो है वो केवल फर्स्ट पेपर से ही काउंट होती है, जिसमें कि हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अदर जो जनरल स्टडीज़ के टॉपिक्स हैं वो आते हैं। इससे पहले कि मैं प्रीलिम्स की डिटेल स्ट्रेटजी के बारे में और बात करूं, मैं मेंस की तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि दोनों ही इंटीग्रेटेड हैं। मेंस उत्तराखंड पीसीएस का जो है उसमें 7 पेपर होते हैं, 7 पेपर्स होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट पेपर जो है हिंदी और ऐसे है, हिंदी और निबंध है, जो कि 300 मार्क्स का है। उसके अलावा जो बाकी 6 पेपर हैं वो 200 नंबर, 200 मार्क्स ईच है। तो फर्स्ट पेपर हिंदी एंड ऐसे 300 मार्क्स हो गया। उसके बाद सेकंड पेपर उसमें आता है हिस्ट्री है 200 मार्क्स का। थर्ड पेपर ज्योग्राफी, अगेन 200 मार्क्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, और जो 7th पेपर है वो है उसमें होता है मैथ्स, उसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, और एथिक्स का पेपर होता है जो कि 200 मार्क्स का होता है। इस तरीके से जो पूरा मेंस है जो कि जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, जिसमें कि हमें आंसर्स लिखने होते हैं, वो 1500 मार्क्स का होता है। जो इसकी थर्ड स्टेज है एग्जामिनेशन की वो है पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसे इंटरव्यू भी बोला जाता है। इंटरव्यू जो है वो 200 मार्क्स का होता है। यदि हम
पूरे एग्जामिनेशन के फाइनल रिजल्ट की बात करें तो उसमें प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होते, केवल मेंस और इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो ऐड होते हैं। तो इस तरीके से यदि हम देखा जाए तो मेंस रिटन के 1500 मार्क्स प्लस इंटरव्यू के 200 मार्क्स, तो टोटल जो एग्जामिनेशन है वो 1700 मार्क्स का होता है। तो हमें इस 1700 मार्क्स जब हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो ये 1700 मार्क्स में जो लोग टॉप मेरिट पे आते हैं तो उनका ही इसमें सिलेक्शन होता है। यदि हम उत्तराखंड पीसीएस के उसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है इसकी बात करें तो इसमें कई सारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की ग्रुप बी की सर्विसेज होती हैं, जिसमें कि डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसे हम डीएसपी भी बोलते हैं, फाइनेंस ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, कार्य अधिकारी जिला पंचायत, इसके अलावा जो कई सारे जैसे सोशल वेलफेयर समाज कल्याण अधिकारी, डीएसओ डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर। तो इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे जो डिपार्टमेंट्स को हेड करने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं उनका इस एग्ज़ाम के थ्रू सिलेक्शन होता है और उनकी इस एग्ज़ामिनेशन में क्या रैंक आती है उसके अनुसार उन्हें सर्विस अलॉट होती है। तो अब हम जब इस एग्ज़ाम की डिटेल स्ट्रेटजी की यदि हम बात करते हैं तो मैंने पहले भी बोला था कि जो प्रीलिम्स और जो मेंस है वो इंटीग्रेटेड है। कई जो एस्पिरेंट्स हैं वो प्रीलिम्स की तैयारी में लगे रहते हैं और उसी पे काफ़ी समय देते हैं, तो मेरा उनको एडवाइस ये होगा कि वो केवल प्रीलिम्स की प्रिपरेशन ना करें, क्योंकि सीसेट केवल क्वालिफाइंग नेचर का है और जो फर्स्ट पेपर है जनरल स्टडीज़ वो उसका जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं मेंस के साथ इंटीग्रेटेड है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप मेंस की तैयारी पूरी कर लेंगे तो आपको प्रीलिम्स की कुछ अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, और यदि आप केवल प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो आपको मेंस की तैयारी तो अलग से करनी ही पड़ेगी। साथ ही साथ में आपको ये भी आपका ये भी भरोसा नहीं है कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए जो भी एस्पिरेंट्स इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस बात पर ध्यान रखें कि उनको मेंस की जनरल स्टडीज़ की तैयारी करनी है। मेंस की तैयारी करेंगे क्योंकि जितना सिलेबस मेंस में है वो ऑलरेडी प्रीलिम्स को कवर कर लेता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप मेंस की प्रिपरेशन करें, और हम इसीलिए प्रीलिम्स की ज़्यादा स्ट्रेटेजी डिस्कस ना करते हुए पहले हम मेंस की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। तो हम अब पेपर वाइज इस इशू को देखते हैं। तो यदि हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर है हिंदी का और ऐसे का। तो इसके लिए मैं जो उसका जो सिलेबस है उसके अनुसार यदि आपको बुक बताऊं तो हरदेव बहारी की सामान्य हिंदी हरदेव बहारी ने जो लिखी है आप उसे ले सकते हैं, आप उसको फॉलो करें, क्योंकि इस बुक में लगभग पूरा जो सिलेबस है उत्तराखंड पीसीएस का वो कवर हो जाता है। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इसमें भी नहीं मिलेंगे, जिसमें कि जो सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र हैं और अलग अलग जो फॉर्मेट हैं, चाहे वो नोटिस हो, चाहे अधिसूचना हो, चाहे अधिसूचना है, ये जो सरकारी जो पत्राचार होता है उसके फॉर्मेट इस बुक में नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं इंटरनेट पे या न्यूज़पेपर्स पे तो आप वो देखते रहिए। जैसे न्यूज़पेपर्स में कई बार अधिसूचना निकलती है, टेंडर नोटिस निकलता है या गवर्नमेंट का कोई रिक्रूटमेंट नोटिस निकलता है, तो आप उनको देखते रहिए क्योंकि वो फॉर्मेट आपका काम आएगा। बाकी जो बेसिक जो हमारा लेटर का फॉर्मेट है वो आपको कहीं भी मिल जाएगा, बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन कई चीज़ें आपको न्यूज़पेपर से भी कलेक्ट करनी पड़ेंगी। और इसके अलावा हिंदी का ज़्यादातर जो पोर्शन है वो हरदेव बहारी की जो बुक है वो कवर कर लेती है। हम ऐसे की बात करें तो ऐसे यहाँ पे हमें 2 ऐसे लिखने होते हैं, और ये ऐसे आप हिंदी मीडियम में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका मीडियम क्या है। इसका जो फर्स्ट ऐसे है वो एक जनरल ऐसे होता है जो कि किसी भी इशू पे हो सकता है। वो पॉलिटी का इशू हो सकता है, वो गवर्नेंस का इशू हो सकता है, वो एनवायरनमेंट का इशू हो सकता है, तो एक जनरल होता है। और जो सेकंड ऐसे है वो उत्तराखंड स्पेसिफिक होता है, और इस चीज़ में हमें ध्यान रखना है कि उसमें उत्तराखंड के कल्चर से रिलेटेड, उत्तराखंड के जो इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड होता है, और उसे हम किसी भी मीडियम में, अब डिपेंडिंग अपॉन कि हमने क्या एग्जामिनेशन के लिए मीडियम चुना है वो हम उसे कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर में यदि मैं इसके बारे में कुछ और भी ये बताना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट पेपर है वो काफ़ी स्कोरिंग होता है। यदि हम फर्स्ट पेपर को अच्छे से करते हैं, क्योंकि हिंदी का पेपर है काफ़ी स्कोरिंग होता है, और सिलेक्शन में क्योंकि 300 मार्क्स है इसका सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, और जो लोग इसमें अच्छे मार्क्स लाते हैं वो मेरिट में काफ़ी अच्छे मार्क्स ले आते हैं। तो इसलिए आपको फर्स्ट पेपर पे काफ़ी, और ये डिफरेंस भी बहुत क्रिएट करता है,
ख़ास तौर से जो एस्पिरेंट्स इंग्लिश मीडियम से हैं, जिन्होंने पहले से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करी हुई है, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि वो फर्स्ट पेपर को बहुत अच्छे से और इस चीज़ को अच्छे से तैयार करें, क्योंकि यहाँ मेरिट और ये क्वालिफाइंग नेचर का भी है। कम से कम 35% मार्क्स लाना इसमें ज़रूरी है। जो एस्पिरेंट्स और जो कैंडिडेट्स इसमें 35% मार्क्स नहीं लाते, उनके आगे की कॉपियाँ चेक नहीं होती। जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये बहुत ही एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। मतलब यदि हम इसमें 35% मार्क्स लाते हैं तभी हमारी और पेपर्स की कॉपियाँ चेक होती हैं। यदि हम इसमें 35% मार्क्स नहीं ला पाते तो हमारी आगे की कॉपियाँ चेक नहीं होती। दूसरी चीज़, ये बहुत स्कोरिंग पेपर है। यदि हम इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं और इस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करके आते हैं तो ये काफ़ी क्वालिफाइंग, इसमें हमारी मेरिट में काफ़ी ऊपर आने के चांस रहते हैं। और यदि हम इसमें नहीं लाते तो कहीं ना कहीं, क्योंकि 300 मार्क्स हैं और ये बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देता है फाइनल मेरिट में। तो और ये बात में ख़ास तौर से उन जो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने अपनी पूरी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में ली है, उनको स्पेशली ये बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि यदि वो इस पेपर को अच्छे से तैयार नहीं करते तो उनकी मेरिट में तो आने के चांस कम हो ही जाते हैं। अगर वो 35% मार्क्स नहीं ला पाते तो उनकी और कॉपियाँ भी चेक नहीं होती। और ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि जो पेपर आता है हिंदी का वो काफ़ी डिफ़िकल्ट आता है, वो आसान पेपर नहीं आता। सिलेबस में ज़रूर लिखा हुआ है कि क्लास 10th के लेवल की उसमें हिंदी आएगी, लेकिन उसमें हिंदी बहुत डिफ़िकल्ट आती है। तो इस पेपर को हमें तैयार बहुत अच्छे से करना है। इनफैक्ट यदि मैं कहूँ तो जो हमारे टोटल 7 पेपर हैं उनमें हमें सबसे ज़्यादा फोकस इसी पेपर पर करना है, क्योंकि ये हमारा रिजल्ट, मेरिट और हमारे क्वालिफाइंग नेचर, तीनों चीज़ डिसाइड करेगा। सेकेंड पेपर हिस्ट्री का है। तो हिस्ट्री में हमें हमारा जो सिलेबस है वो इंडियन हिस्ट्री है। सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, मतलब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, तीनों भारत, तीनों के जो इतिहास है वो इसमें कवर करता है। साथ ही साथ में इसमें उत्तराखंड का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, वो अलग से है। तो इस पेपर के लिए यदि मैं आपको बुक लिस्ट बताऊं तो हमें एनसीईआरटी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 11th और 12th की हम एनसीईआरटी कर लेते हैं तो हमारा हिस्ट्री का पोर्शन ज़्यादातर कवर हो जाता है। यदि आप उससे भी बाहर जाना चाहते हैं तो विपिन चंद्रा की फ्रीडम स्ट्रगल आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी इतनी ज़्यादा आवश्यकता होगी। आप केवल इस पे फोकस करेंगे कि आप इन 3 एनसीईआरटीज़ को बार बार पढ़ें, बार बार उनकी रीडिंग करें, तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। जो उत्तराखंड का इतिहास है उस पोर्शन पे मैं बाद में आऊँगा, क्योंकि मैं सभी पेपर्स में उत्तराखंड का जो पोर्शन है उसे एक साथ कवर करूँगा। तो अभी हमने उत्तराखंड का इतिहास छोड़ दिया और बाकी टॉपिक को हमने कवर किया। तो अगेन ये पेपर भी 200 मार्क्स का होता है, इस पर भी हमें फोकस करने की ज़रूरत है। थर्ड जो पेपर है वो है ज्योग्राफी का, भूगोल। तो हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इसमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उत्तराखंड, भारत का भूगोल, इसका एक इम्पॉर्टेंट, इसका मेन जो सिलेबस है वो है। तो इसमें अगर मैं बुक लिस्ट की बात करूं तो आप इसमें 2 बुक आप रेफ़र कर सकते हैं। जो फिज़िकल ज्योग्राफी है, जो उसमें उसके लिए आप सविंदर सिंह की बुक फिज़िकल ज्योग्राफी रिटन बाय सविंदर सिंह, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और यदि हम भारत के भूगोल की बात करें तो इसमें आरसी तिवारी, आप आरसी तिवारी की बुक को रेफ़र कर सकते हैं। इन 2 बुक्स के अलावा यदि आपको कुछ पढ़ना है तो आप एनसीईआरटीज़, वो भी जब मैं एनसीईआरटीज़ कह रहा हूँ तो चाहे मैं किसी भी पेपर में बात करूँगा तो मैं ओल्ड एनसीईआरटीज़ की बात कर रहा हूँ। वो एनसीईआरटी जो 90s में या फिर अर्ली 2000 के उसमें चलती थी। जो अभी नई एनसीईआरटीज़ हैं उनमें कवरेज बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, हालांकि वो अपडेटेड हैं, लेकिन कोशिश आपको ये करनी है कि आपको ओल्ड एनसीईआरटीज़ मिलें। अब प्रश्न ये उठता है कि ओल्ड एनसीईआरटीज़ मिलेंगी कहाँ, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटीज़ मिलना टफ है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको ऑनलाइन यदि वो मिल जाती हैं तो आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, नहीं तो दिल्ली में जो दिल्ली में राजेंद्र प्लेस और जो हमारा मुखर्जी नगर है वहाँ पे कई सारे फ़ोटो स्टेट हैं, जैसे अतुल फ़ोटो स्टेट एक है, वहाँ से वो बुक मिल जाती हैं। तो मैं तो ये करता था कि उनसे कोरियर के थ्रू वो बुक्स मंगा लेता था और उसकी प्रिपरेशन करता था। तो ओल्ड एनसीईआरटीज़ पे आपको फोकस करना है, नई एनसीईआरटीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। यदि ओल्ड एनसीईआरटीज़ अवेलेबल नहीं हैं तभी आप नई एनसीईआरटीज़ को पढ़ें। तो हम ज्योग्राफी की बात कर रहे थे। ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी एनसीईआरटीज़ पढ़नी पड़ेंगी। हिस्ट्री में केवल 11th और 12th पढ़नी है, 3 एनसीईआरटीज़। ज्योग्राफी में क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, नंबर 1। नंबर 2, ज्योग्राफी में मैपिंग पे बहुत फोकस करना है। आप मैपिंग रेगुलर करते रहिए, क्योंकि मैपिंग काफ़ी यूज़फुल रहती है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी।
थर्ड चीज़ जो ज्योग्राफी के बारे में है कि उसमें उत्तराखंड का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड आता है, उसको फिर से मैं एक सेपरेट उसमें कवर करूँगा। अब हम थर्ड पेपर की बात करते हैं। थर्ड पेपर हमारा पॉलिटी का पेपर है। तो पॉलिटी के पेपर में जो मेन हमारा जो सिलेबस है वो बेसिकली कवर करता है एक जनरल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और उससे रिलेटेड चीज़ें, गवर्नेंस के इश्यूज़, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके साथ ही साथ स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है, इसमें हम पंचायती राज सिस्टम भी कवर करते हैं। और उसके अलावा सिलेबस में कई जैसे चीफ सेक्रेटरी और उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी, ये सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज़ हैं वो भी इसमें कवर होते हैं। तो पॉलिटी के जो थर्ड पेपर है ये भी 200 नंबर का है। इसके लिए हम फिर से अगर मैं बुक लिस्ट की बात करूं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अच्छे से पढ़ लें। जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया बेयर एक्ट बोलते हैं, ये मार्केट में मिल जाता है, तो कम से कम आप एक बार इसकी रीडिंग कर लें। क्योंकि यदि आपको, क्योंकि प्रीलिम्स की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पर फोकस किया जाता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ लें। साथ ही साथ आपको पढ़ने की जो है वो लक्ष्मीकांत की जो बुक है पॉलिटी की, आप लक्ष्मीकांत की बुक को रेफ़र कर सकते हैं। तो इसमें मेन जो बुक हैं वो दो ही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक। यदि इसके अलावा आप कुछ देखना चाहते हैं तो आप सुभाष कश्यप की जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको देख सकते हैं। और उसके बाद एनसीईआरटी आप पॉलिटी कवर कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए जो खासतौर से जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, वो क्लास 6 से ही एनसीईआरटी स्टार्ट करें, 6 से लेकर 12 तक की। और जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं तो वो 11th और क्लास 12 की एनसीईआरटी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट वर्क, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जो 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ हैं, फिर से मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग ओल्ड एनसीईआरटीज़ पे ही फोकस करें। इसके बाद हम बात करें तो इकनॉमी, जो फोर्थ पेपर है वो इकनॉमी का है। इकनॉमी में भी हमारे पास एक दो इकनॉमी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जैसे जीडीपी और कैसे हम इनकम कैलकुलेट करते हैं, एनएनपी, ये सारे जो बेसिक जो मैक्रो इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो इकोनॉमी में आते हैं। उसके साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन है। और थर्ड जो इसमें पार्ट है वो इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड है। तो इसके लिए हमें जो तैयारी करनी है, बुक लिस्ट की बात करूं तो आपको 9th और 10th की एनसीईआरटीज़, अगेन ओल्ड एनसीईआरटीज़, और 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ पढ़नी है। आप इसको चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के लिए 9th, 10th, 11th और 12th की। और एक बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें 9th में माइक्रो इकोनॉमी की एक बुक आती है, वो नहीं पढ़नी है, हमें केवल मैक्रो इकोनॉमी की बुक पढ़नी है। और उसके बाद इंडियन इकोनॉमी जो क्लास 11th और 12th में चलती है वो पढ़नी है। यदि इसके अलावा आप कोई बुक रेफ़र करना चाहते हैं तो आप इंडियन इकोनॉमी बाय मिश्रा एंड पुरी, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल होती है, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। और उत्तराखंड की इकोनॉमी के लिए वो पोर्शन में बाद में कवर करूँगा। तो ये हमारा बुक लिस्ट है, इसको ऐसे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पेपर है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर है। साइंस और टेक्नोलॉजी एक बेसिक साइंस उत्तराखंड पीसीएस में पूछी जाती है, लेकिन यदि मैं आपको सच बताऊं तो उत्तराखंड में जो साइंस आती है वो यूपीएससी से भी डिफ़िकल्ट आती है, और वो पेपर एक बहुत चैलेंजिंग पेपर होता है। ख़ास तौर से जो एस्पिरेंट्स नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स के हैं या आर्ट्स के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए ये पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और इसमें काफ़ी डीप जाके चीज़ों को पूछा जाता है। तो यदि हम साइंस की प्रिपरेशन की बात करें तो इसके लिए आपको 9th और 10th की ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़नी है। क्लास 9th और क्लास 10th की ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, प्लस 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ हम खासतौर से बायोलॉजी, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पोर्शन 10th तक इसमें कवर हो जाता है, बायोलॉजी वाला पोर्शन कवर नहीं हो पाता। उसके लिए आपको 11th और 12th की बुक को रेफ़र करना पड़ेगा। वो काफ़ी टेक्निकल और स्पेसिफिक होती हैं, लेकिन उस पे भी जो लोग बायो बैकग्राउंड के नहीं हैं, आप लोग 11th और 12th की उस बुक को रेफ़र कीजिएगा। उसके अलावा साइंस में कोई और मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल इन सोर्सेज से पढ़ेंगे तो साइंस का पेपर कवर हो जाता है। थोड़ा बहुत कंप्यूटर साइंस और जो आईटी से रिलेटेड टॉपिक आते हैं वो भी यदि आप 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ देखते हैं तो आपका उसमें कवर हो जाता है। अब इसके बाद मैं आप जो 7th पेपर है जिसमें कि एथिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स आता है, उसके लिए मैं आपसे अपनी स्ट्रेटजी और कुछ आपको बताना चाहूँगा। इसमें जो है 120 मार्क्स का जो है वो मैथमेटिक्स आता है और 80 मार्क्स का एथिक्स का पेपर कवर होता है। तो मैथमेटिक्स जो है इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके लिए क्लास 9th और क्लास 10th की जो एनसीईआरटीज़ हैं वो सफिशिएंट हैं। तो यदि आप सिलेबस देखेंगे तो आपको वहीं से बिल्कुल मैच करता हुआ नज़र आता है। तो क्लास 9th की और क्लास 10th की एनसीईआरटीज़ पढ़ लीजिए। उसके साथ साथ में यदि आपको कुछ और करना है तो आप आर एस अग्रवाल की मैथ्स की बुक और
इसमें एक जो बीएससी है मेड इजी की एक बुक आती है, तो उसको क्विकर मैथ्स करके एक बुक आती है, आप उसे कर सकते हैं। लेकिन क्विकर मैथ में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि उसमें शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, और मेंस के पेपर में जो उत्तराखंड पीसीएस का जो पेपर होता है उसमें स्टेप्स में नंबर मिलते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें वो बुक्स रेफ़र करें जहाँ पे हमें शॉर्टकट्स ना दिए हों। तो क्विकर मैथ अच्छी बुक है, उसमें आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें शॉर्टकट्स होते हैं, तो इस बात का उसको पढ़ते हुए ध्यान रखने की ज़रूरत है। RS अग्रवाल की बुक अच्छी है, उसमें आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे, लेकिन अगेन शॉर्टकट के वहाँ भी इशूज़ हैं। और लेकिन जो NCERTs हैं 9th और 10th की, वो आप पढ़ सकते हैं, उसमें आपको उससे यदि आप बेसिक उसके रख के आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगी। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो है एथिक्स। तो यदि हम एथिक्स की बात करें तो मार्केट में कोई ऐसी बुक है नहीं कि जो इस पेपर को कवर कर सके, और आइडियली इसको कवर कर भी नहीं सकती। तो इसमें एक जो हमारा पोर्शन है वो आता है केस स्टडीज़ का। केस स्टडीज़ का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपने एक्यूमेंट को डेवलप करें, कुछ हम चीज़ें पढ़ लें, उसके बाद हम बार बार उसकी प्रैक्टिस करें, आंसर राइटिंग करें। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी केस स्टडीज़ अच्छी हो पाएंगी। तो केस स्टडीज़ के लिए हम कोई बुक तो रेफ़र नहीं कर सकते, और इवन एथिक्स के पेपर के लिए भी इंग्लिश मीडियम में एक लेक्सिकॉन की बुक ज़रूर आती है जो थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी बुक में। तो इसमें हमें क्या करना है, इसकी तैयारी के लिए आप एथिक्स उसका सिलेबस उठाइए एथिक्स का, और एक एक टॉपिक की केवल डेफिनेशंस को इन नेट से सर्च कर लीजिए। तो मैंने ये स्ट्रेटजी फॉलो करी थी कि आप इस जो उसकी डेफिनेशंस हैं उन्हें आप नेट से नोट कर लीजिए, तो आप हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। सपोज़ इमोशनल इंटेलिजेंस है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, ऑनेस्टी क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, और ट्रांसपेरेंसी क्या है। यदि हम इनको समझते तो हैं, हर कोई जानता है कि अच्छा ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, लेकिन यदि मैं इस पे कुछ सब लिखने को बोल दें तो शायद हम नहीं लिख पाते। तो हमें करना क्या है कि हम एक लेक्सिकॉन की बुक पढ़ लें, और साथ में जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस को हम टॉपिक वाइज सर्च कर लें इंटरनेट से, और उसकी हम एक कॉपी बना के उसको हम वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे 7 पेपर्स हैं। इनमें हमने एक एक पेपर को डिस्कस किया। अब हमारा जो पोर्शन बचा वो उत्तराखंड का, क्योंकि यदि आप सिलेबस देखेंगे तो आपको हर पेपर में कहीं हमें थोड़ा थोड़ा उत्तराखंड मिलता है। जैसे हिस्ट्री के पेपर में हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, ज्योग्राफी में ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की पॉलिटी और गवर्नेंस के इश्यूज़, इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड। तो हमें उत्तराखंड के लिए पढ़ाई हमें करनी है। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छी बुक्स उत्तराखंड पीसीएस के लिए अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हिंदी मीडियम में ज़रूर कुछ अच्छी किताबें हैं जो कि हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं वो रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के साथ प्रॉब्लम यह है कि इंग्लिश मीडियम में कोई बुक्स नहीं है। लेकिन फिर भी जो 2 बुक मार्केट में अवेलेबल हैं, एक विंसर की उत्तराखंड ईयर बुक आती है, और दूसरी जो आती है वो है वो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है। तो दोनों ही बुक ठीक है, रेफ़र की जा सकती है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी जगह उनमें कुछ फैक्चुअल मिस्टेक्स हैं, और उनमें जो कवरेज है वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। तो मार्केट में कोई बुक ना होने की वजह से आप इनको ज़रूर रेफ़र कर सकते हैं। तो क्योंकि मुझे भी ये मैंने प्रॉब्लम एनकाउंटर करी थी अपनी प्रिपरेशन के दौरान, कोई उत्तराखंड स्पेसिफिक बुक नहीं मिलती थी। तो उसके लिए मैंने कोशिश करी है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, कि एक बुक हम अभी लॉन्च करेंगे। तो नेक्स्ट मंथ, शायद इन द मंथ ऑफ अगस्त 2019, वो बुक अभी मार्केट में आएगी, ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ उत्तराखंड, जिसमें मैंने अपने जो तैयारी के दौरान जो उत्तराखंड के नोट्स बनाए थे, प्लस उसके अलावा हमने जो पूरा डिटेल में, जो कि उत्तराखंड के पीसीएस के सिलेबस को पूरा कवर करता है, हमने एक वो बुक बनाई है। तो नेक्स्ट मंथ आप उसको देख सकते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ उत्तराखंड जो मैंने खुद ही लिखी है, तो उस बुक को हम पढ़ सकते हैं। उसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, उत्तराखंड की पॉलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और हर डिस्ट्रिक्ट का डिटेल में कवर किया है। हर डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वहाँ का कल्चर, वहाँ के इम्पॉर्टेंट टूरिज्म के जो प्लेस हैं, और उत्तराखंड की गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज़, उसमें लगभग हर चीज़ कवर है। तो ये हम उत्तराखंड के लिए अभी फ़िलहाल तो यही बुक्स मार्केट में हम अवेलेबल हैं। बाकी आप इंटरनेट से कुछ चीज़ें सर्च कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं। अब मैं एक दो कुछ ऐसी चीज़ें और बताना चाहूँगा कि जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। जब आप उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप ध्यान रखें कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए,
क्योंकि जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड स्पेसिफिक होते हैं, कुछ जनरल इंडिया की हिस्ट्री से आते हैं। तो एक जो नॉर्मल एस्पिरेंट है वो इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर लेता है, लेकिन उत्तराखंड की हिस्ट्री के क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होते। लेकिन मेरा जो एक एक्सपीरियंस रहा है, मैंने पिछले 2 अटैम्प्ट्स में, जो पहली बार भी मेरा क्वालिफाई मेरा हुआ था, इस बार भी हुआ था, और मैंने आरटीआई के थ्रू अपनी जो वहाँ से जो चेक्ड कॉपीज़ निकाली थी, तो मुझे इससे ये पता चला कि यदि आप उत्तराखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं तो उसके कुछ एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है। जैसे उत्तराखंड के हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आएंगे, यदि आप उन्हें अटैम्प्ट करने की कोशिश भी करते हैं तो उसमें कुछ अच्छे मार्क्स जरूर मिलते हैं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि उत्तराखंड के जो क्वेश्चंस हैं आप जरूर एग्जाम में अटैम्प्ट करें, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस उत्तराखंड के अटैम्प्ट हो सकें। अब इसके बाद कई एस्पिरेंट्स को ये दिक्कत आती है, उनके कई, ये तो हमने सिर्फ अभी सिलेबस और कहाँ से उसको पढ़ना है ये हमने कवर किया है। अब हम कुछ जनरल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि एक एस्पिरेंट, चाहे वो ना केवल उत्तराखंड पीसीएस बल्कि जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं, एग्जामिनेशन और भी एग्ज़ाम्स के एस्पिरेंट्स हैं, वो इसको करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट की। हर कोई कहता है कि हमारे पास कम टाइम है, हम कैसे पढ़ें। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊं, ये कहना चाहूँगा कि ये बात सच है कि सिलेबस बहुत वास्ट है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है, और उसके हिसाब से हमें लगता है कि टाइम कम है। आपके दिमाग में क्वेश्चंस उठते हैं कि कितने घंटे पढ़ें। आपने एस्पिरेंट्स को ये कहते सुना होगा कि मैं 4 घंटे पढ़ता था, कोई कहता था 6 घंटे, तो कोई कहता है कि मैं 18 घंटे पढ़ता था। तो आखिर ये कन्फ्यूजिंग है कि कोई 18 घंटे पढ़ के भी निकाल रहा है, कोई 4 घंटे पढ़ के भी एग्ज़ाम निकाल लेता है। तो ये क्वेश्चंस कई लोगों के दिमाग में उठता है। तो इसमें मेरा जो मानना है, मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी सिर्फ तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो पूरी इस तैयारी के दौरान कहीं ना कहीं तो आपको एक बार कुछ पीरियड के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। तो 6 to 8 मंथ या कहें कि 1 साल आपको 12 से 14 घंटे की पढ़ाई रेगुलर करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी जाके इतना जो वास्ट सिलेबस है वो कवर हो पाएगा। यदि आप इसको नहीं करते हैं, तो इतना इस ड्यूरेशन को आप नहीं पढ़ते, तो तभी आपको लगता है कि, और जब आपकी एक बार सारे बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई, आपने सिलेबस कवर कर लिया, सारी बुक्स पढ़ ली, उसके बाद आपको सिर्फ अपडेट करना होता है, नई नई चीज़ों को पढ़ना होता है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि आप 6 से 8 घंटा या 4 घंटा पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो नए, जो यहीं पे डिफरेंस आता है, जो कई लोग बोलते हैं कि हमने 18 घंटे पढ़ा, 14 घंटे पढ़ा, कोई कहता है 4 घंटे पढ़ा। तो जो लोग आज 4 घंटे पढ़ के एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, 6 घंटे पढ़ के एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, तो एक पीरियड उनकी लाइफ में भी ज़रूर ऐसा रहा जब उन्होंने 12 से 14 घंटे की पढ़ाई करी थी, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है और इतनी ज़्यादा पढ़ाई करनी है। तो ये एक है टाइम का। और दूसरा, अब कई एस्पिरेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन ये उठता है कि इतने सारे पेपर्स हैं, इतना ज़्यादा पढ़ना है, हम एक दिन में क्या क्या कवर करें। तो इसकी आपकी अपनी स्ट्रेटेजी अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि सारे के सारे पेपर एक साथ पढ़ें, कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि 1 by 1 कवर करें। तो जहाँ तक मेरी स्ट्रेटेजी थी, तो मैं तो सारे पेपर्स कवर करता था पर डे। जब इनिशियली, जब शुरुआत में मैंने तैयारी करी थी, जब उस वक्त हम लोग 14-15 घंटे की पढ़ाई कर लिया करते थे, तो उस समय हम लोग क्या करते थे कि सारे पेपर्स कवर करते थे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 1.5 घंटा, जितना भी वो हमारा टाइम टेबल के हिसाब से हम डिसाइड करते थे। तो और लेकिन बाद में हम ऐसा कर सकते हैं कि हम पेपर 1 by 1 करें। तो इस बात का ये दूसरा हमारा टाइम मैनेजमेंट का चीज़ है। तीसरा, मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि जो इसके एस्पिरेंट्स हैं, वो आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करें। हर किसी की अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है, किसी टॉपर की या किसी और की स्ट्रेटेजी से हम अपनी स्ट्रेटेजी सिर्फ गाइडलाइन ले सकते हैं, लेकिन जो माइक्रो प्लान बनाना है, जो माइक्रो मैनेजमेंट करना है, वो स्ट्रेटेजी हमारी अपनी होनी चाहिए। आप लोग समय लीजिए कि स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जा सकती है। आप लोग सिलेबस उठाइए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाइए। जब हम सिलेबस उठाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, तब हमें ये पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। उसके बाद हमें बुक्स, जो मैंने आपको बुक्स का एक बेसिक आइडिया दे दिया कि आप ये बुक पढ़ लीजिए, उसके बाद आप बैठिए और पूरा समय लीजिए। एक हफ्ते का समय, एक वीक का भी आप पूरा समय ले सकते हैं, और एक वीक का पूरा समय लेके आप प्रॉपर प्लानिंग कीजिए कि कैसे आप 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर या 8 महीने के अंदर, जितना भी आपको समय है, पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। आप एक स्ट्रेटजी बनाइए और उस स्ट्रेटजी को फिर फॉलो कीजिए। बहुत सोच समझ के स्ट्रेटजी बनानी है, ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें कि हमारा सारा सिलेबस भी कवर हो जाए और साथ ही साथ में कुछ पार्ट छूटे भी ना, और जब हम 1 साल बाद देखें तो हमारा अच्छे से कवर हो जाए। अब इसमें भी कई लोग ये ये प्रॉब्लम इनकाउंटर करते हैं, कई एस्पिरेंट्स की, वो 1 हफ्ते बाद देखते हैं कि दे आर गोइंग नोवेयर। उन्हें लगता है कि मैंने इतना सब कुछ मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने स्ट्रेटजी बनाई, लेकिन मेरा तो, अगर मैं कंपेयर करूँ कि मैंने कितना पढ़ा, तो मैंने तो बहुत कम पढ़ा है।
तो वो इस तरीके से डीमोटिवेट हो जाते हैं, डिस्करेज होने लगते हैं कि शायद मेरी स्ट्रैटेजी ख़राब है। तो ऐसा नहीं है, सिलेबस इतना ज़्यादा है, आप यदि हर वीक अपने आप को टेस्ट करने लगेंगे तो डेफिनेटली आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। आप जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसे आप फॉलो करते जाइए, उसको आप पूरे 6 महीने या 1 साल 8 महीने जितनी देर आपने स्ट्रेटजी बनाई है आप उसे पूरा फॉलो कीजिए। और यदि आपको अपने आप को रिव्यू करना ही है तो आप 3 महीने या 4 महीने बाद कीजिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि इन 3-4 महीनों में आपने कितना पढ़ा, क्या कवर किया। यदि आप हर वीक अपने आप को एनालाइज करने लगेंगे तो ये सच है कि आपको लगेगा कि मैं नहीं पढ़ा, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने कुछ भी नहीं किया। इसलिए आप थोड़ा एक लंबा पीरियड अपने आप को दें। आपने एक सोच समझ के स्ट्रेटजी तैयार करी है, उस स्ट्रेटजी को आप रेगुलर फॉलो कीजिए। अब इसके बाद कई लोग एक और जो क्वेश्चन एस्पिरेंट्स के माइंड में उठता है कि डूज और डोंट्स क्या हैं, कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, क्या करना चाहिए तो हर कोई बता देगा, पढ़ना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, ये तो वो तो हर कोई, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेस और फेलियर, इस एग्ज़ाम में सक्सेस और फेलियर तो नहीं कहेंगे, सक्सेस ना होने, इन दोनों के बीच में केवल डिफरेंस ये है कि हमें क्या नहीं करना है, एस्पिरेंट्स को ये पता नहीं होता। तो मैं क्या करना है उस पर तो काफ़ी फोकस हमने कर लिया, क्या नहीं करना है मैं उस चीज़ पे फोकस करूँगा। हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, कहने का मतलब है कि हमें बहुत ज़्यादा सोर्सेज से नहीं पढ़ना, लिमिटेड सोर्स हैं जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं, यदि आप इन्हें पढ़ लेंगे तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। इसके अलावा कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम जब बुक शॉप पे जाते हैं, बुक स्टोर्स पे जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, तो हमें इतनी ज़्यादा बुक्स के बारे में बता दिया जाता है, इतने सारे ऑथर्स के बारे में बता दिया जाता है, अलग अलग सोर्सेज, तो हम सारी बुक्स इकट्ठा करने लग जाते हैं, एक पूरी लाइब्रेरी बना लेते हैं और हम उन्हीं को पढ़ने लगते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी एक गलत स्ट्रैटेजी है, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें केवल कुछ लिमिटेड जो बुक्स हैं, जो स्पेसिफिक बुक हैं, केवल उन पे फोकस करना है और उन्हीं को बार बार पढ़ना है, ये एक ध्यान रखने की। दूसरा, राइटिंग एग्ज़ाम में, और एग्जामिनर जो चेक करेगा वो केवल चेक करेगा कि हमने एक्सप्रेस क्या किया अपनी नॉलेज को, क्या हम जो हमारा क्वेश्चन था उसकी डिमांड के अनुसार हमने आंसर लिखा कि नहीं लिखा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम आंसर राइटिंग को स्किप ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप हर रोज़ लिखिए, कुछ भी लिखिए, अपने बारे में लिखिए, जो आपके मन में आता है, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम हर रोज़ कुछ ना कुछ लिखें, 1 पेज लिखें लेकिन ज़रूर लिखें। तो मेरी स्ट्रैटेजी इसमें ये रहती थी कि जब से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, मैं सुबह उठते ही पहले एक आंसर लिख लेता था। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी आंसर लिख डाले। आप एक कॉपी उठाइए, उसमें आप डेली एक आंसर ज़रूर लिखें, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। आंसर राइटिंग इज़ मस्ट। आप किसी दिन पढ़ें या ना पढ़ें इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप ज़रूर आंसर राइटिंग डेली करें। तो ये है। और तीसरा जो मैंने डोंट्स में आपको बताया था कि आप अपनी स्ट्रेटजी को बार बार चेंज ना करें। हम बहुत क्विकली अपने आप को रिव्यू करेंगे, बार बार अपनी स्ट्रेटजी को रिव्यू करेंगे और बार बार उसे चेंज करेंगे तो आप कहीं नहीं जा पाएंगे। एक स्ट्रेटजी बहुत सोच समझ के बनाइए, समय लीजिए, पूरा समय लीजिए एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के लिए, और जो स्ट्रेटजी बन जाती है उसे फॉलो कीजिए। आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो सक्सेस होने के लिए बनाई है, फेल होने के लिए तो नहीं बनाई। तो जब आपने वो स्ट्रेटजी बनाई तो आप उसे इसका मतलब इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। इसलिए आप उसी जो स्ट्रेटजी बनाई है उस पर लगातार फोकस करें और उसी को फॉलो करें। बार बार अपने पढ़ाई के टाइम टेबल को, बार बार अपने टाइम मैनेजमेंट को और बार बार अपनी स्ट्रेटजी को चेंज ना करें। चौथा, बहुत ज़्यादा लोगों की बातें सुन के भी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस एग्ज़ामिनेशन में बहुत ज़रूरी है कि हम फोकस्ड रहें, हम डिस्ट्रैक्ट ना होएं। डिस्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? हम कोचिंग जाते हैं, वहाँ हमें कोई बोलता है कि अरे ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। फ्रेंड सर्कल में हमें अलग अलग बातें बोली जाती हैं, लेकिन इनसे चीज़ें और कॉम्प्लेक्स ही होती चली जाती हैं। कॉम्प्लेक्स सिंपल नहीं, हमें चीज़ों को सिंपल बना के पढ़ना है। तो आप क्या करें, अपनी जो एक सिंपल स्ट्रेटजी तैयार करें और उसे फॉलो करें और उसको ही एग्जामिनेशन तक लगातार चलते रहने दें। यदि इसी से आपको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। एक क्वेश्चन जो और एस्पिरेंट्स के दिमाग में काफ़ी आता है कि कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कोचिंग करें भी तो कैसे करें। तो देखिए, कोचिंग का ऐसा है कि आप कोचिंग कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन के स्टार्टिंग के फेज़ में कोचिंग ना करें। सबसे पहले आप कोशिश ये करें कि आप बेसिक चीज़ों को खुद पढ़ लें। जितनी भी जो मैंने आपको बुक लिस्ट बताई है, कम से कम इस बुक लिस्ट को पूरा पढ़ लें। एक बार जब आप बुक लिस्ट पूरी पढ़ लेंगे, आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो ट्रेडिशनल पोर्शन है वो कवर कर लेंगे, उसके बाद ही आप
कोचिंग करने जाएं, वरना क्योंकि कोचिंग वाले 4 से 6 महीने में पूरा कोर्स ख़त्म कराते हैं। यदि आपके बेसिक्स नहीं है आपको पता, आपको सिलेबस नहीं पता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं पता, जो बेसिक बुक है आपने वो नहीं पढ़ी, तो कोचिंग में आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला और आपको ऐसा लगेगा कि 4 से 6 महीने आपका समय भी बर्बाद हो गया और पैसा भी बर्बाद हो गया। तो मैं कोचिंग्स के लिए मना नहीं करता, आपको जिनको भी कोचिंग करनी है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास समय है, वो ज़रूर कोचिंग कर सकते हैं, लेकिन पहले अपने बेसिक्स क्लियर कर लीजिए। और यदि आप एक बार बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं तो फिर शायद आपको कोचिंग की ज़रूरत भी ना पड़े। हमने अभी तक की जो स्ट्रेटजी हमने डिस्कस करी है, उसमें हमने जो एक ट्रेडिशनल पोर्शन है, कन्वेंशनल जो पोर्शन होता है जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये इश्यूज़ डिस्कस किए। लेकिन अब मैं आना चाहूँगा जो इसका नेक्स्ट है वो है करंट अफेयर्स। आप करंट अफेयर्स जो है वो चाहे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो या कोई भी पीसीएस का एग्जामिनेशन हो, करंट अफेयर्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सबसे डायनेमिक पार्ट होता है और यही हमारे एग्ज़ाम में डिफरेंस क्रिएट करता है। तो जहाँ तक कन्वेंशनल पोर्शन की बात तो है, वो तो हम ये कर सकते हैं कि हमने एक बार फिनिश किया, फिर हम उसे एक दो बार रिवाइज़ करेंगे, उसको हम मिस भी कर सकते हैं। आज हम नहीं पढ़ पाए, हालांकि कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी मिस भी कर जाएंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ तक हमारा करंट अफेयर्स है, ये करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको डेली कवर करना है, हर रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ना है। एक दिन का भी करंट अफेयर्स छूट गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं अब आपको बताना ये इस वाले पार्ट में मैं आपको ये बताऊँगा कि हम करंट अफेयर्स को कहाँ से कवर करें। सबसे पहले आता है न्यूज़पेपर। हम न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें? तो मेरे अनुसार जो इंग्लिश मीडियम वाले द हिंदू पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी द हिंदू रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इतनी एक बेसिक इंग्लिश की नॉलेज तो कवर होनी ही चाहिए। और यदि नहीं तो आप कोई सा भी एक अच्छा हिंदी न्यूज़पेपर, चाहे हिंदुस्तान उठा लें, चाहे अमर उजाला, दैनिक जागरण, जो भी हो, राष्ट्रीय संस्करण पढ़ें, लोकल संस्करण ना पढ़ें, राष्ट्रीय संस्करण ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो हमें सबसे पहले न्यूज़पेपर पे फोकस करना है। न्यूज़पेपर में मैंने आपको बताया इंग्लिश मीडियम वाले द हिंदू एक अच्छा न्यूज़पेपर है, उसे कवर कर सकते हैं। मैगज़ीन्स की कई बातें आती हैं, मार्केट में कई सारी मैगज़ीन हैं, हमारे दिमाग में क्वेश्चंस उठते हैं क्या पढ़ें क्या। तो मैगज़ीन मेरे अनुसार केवल 2 ऐसी मैगज़ीन हैं, कुरुक्षेत्र और योजना, जो आप हर महीने आप पढ़ें, क्योंकि वो गवर्नमेंट की मैगज़ीन्स हैं, उनमें काफ़ी अच्छे इश्यूज़ डिस्कस होते हैं, इशू बेस्ड मैगज़ीन्स हैं और काफ़ी सस्ती भी हैं, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। क्योंकि जो मार्केट में मैगज़ीन्स आ रही हैं वो बहुत कॉस्टली मैगज़ीन्स भी हैं, और यदि हम सिर्फ खुद ही करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हैं तो हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती। तो न्यूज़पेपर के अलावा यदि आप मैगज़ीन रेफ़र करना चाहते हैं तो आप कुरुक्षेत्र और योजना रेफ़र करें, उसके अलावा कोई भी रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है करंट अफेयर्स का, वो है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, PIB। ये गवर्नमेंट की साइट है, इसे गवर्नमेंट आप एक समझ लीजिए कि ये गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर है एक तरीके से। तो PIB आप pib.nic.in ये साइट है, आप इस पे जाइए। इसमें डेली गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट अपनी कुछ रिलीज़ देती है, गवर्नमेंट के न्यूज़ निकलते रहती है, तो आपको इसके नोट्स बनाने डेली। अब इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की से रिलेटेड न्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हम एक एक चीज़ का तो नोट्स बना नहीं सकते। तो आप पहले 2-3 महीने कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके टॉपिक्स को कवर कर सकें। धीरे धीरे आप खुद ही समझ जाएंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और PIB, थर्ड थिंग इज़ PIB। चौथा PRS.org, इसमें हमें इनकी जो मंथली इनका वो आता है, एक हर मंथ का रिव्यू आता है। तो PRS का रिव्यू आप डाउनलोड कर लें, उसे पढ़ें। उसमें भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, लॉज, जो जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट के एक्शन, उसमें बहुत अच्छा आता है। तो ये थर्ड फोर्थ हो गया हमारा PRS। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, AIR. जो हमारे ऑल इंडिया रेडियो है, आप उसकी न्यूज़ और उसकी डिस्कशन ज़रूर सुनिए। तो ऑल इंडिया रेडियो के शाम को 9 to 9:15 PM जो न्यूज़ आती है वो सुनिए। उसके बाद उसमें 10 बजे तक जो करंट इश्यूज़ हैं उन पर डिस्कशंस आते हैं, डिबेट आती है। तो जो नाइट में 9 to 10 जो न्यूज़ आती है और जो उस पर डिस्कशन, और जो जैसे समसामयिकी कई बार चर्चा का विषय है, और इस तरह के कई सारे उसमें प्रोग्राम्स आते हैं, तो हमें वो सुनना है। और AIR FM में ही जो AIR ऑल इंडिया रेडियो में ही हमें मार्केट मंत्रा भी सुनना है। मार्केट मंत्रा आपके इकोनॉमी के टॉपिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके अलावा 9 to 10 आप, उसके अलावा यदि आपका समय बचता है तो आप मिड डे न्यूज़, मॉर्निंग न्यूज़ सब सुन सकते हैं। लेकिन इवनिंग जो न्यूज़ एट 9 से 9:15 शाम को आती है, उसके अलावा उसके बाद जो डिस्कशंस और डिबेट आते हैं, और मार्केट मंत्रा, ये मस्ट है, इसको आप ज़रूर सुनिए।
क्योंकि कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे एफएम नहीं पकड़ता, क्योंकि उत्तराखंड में तो बेसिकली कहीं भी नहीं पकड़ेगा। तो आप क्या करें, AIR FM का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ऐप डाउनलोड करके उसमें जो वो आते हैं उसे आप सुन सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं उसमें वो अवेलेबल रहती हैं, उसके ऑडियो फॉर्म में आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसे सुन सकते हैं। तो करंट अफेयर्स यदि आप इतना कवर करते हैं तो इसके बाहर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, हिंदू द न्यूज़पेपर और हिंदी मीडियम में आप हिंदुस्तान, जनसत्ता या कोई भी एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। मैगजीन्स में हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों, योजना और कुरुक्षेत्र, हिंदी इंग्लिश मीडियम अगेन दोनों pib.nic.in, उसके बाद PRS और ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़, जिसमें कि मॉर्निंग न्यूज़, मिड डे न्यूज़ जो इतनी मस्ट नहीं है, लेकिन न्यूज़ एट 9 और उसके बाद आने वाले डिस्कशंस और डिबेट और मार्केट मंत्रा, ये अगर आप कर लेते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए आपको इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपके साथ उत्तराखंड PCS से रिलेटेड स्ट्रेटजी, जो मेरी स्ट्रेटजी थी और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये डिस्कस किया। तो आप ये एग्ज़ाम जो है, इस एग्ज़ाम के दौरान आपको मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कई लोग डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, कई बार फेलियर से डर जाते हैं, तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इस एग्ज़ाम के लिए पैशन और साथ में पेशेंस चाहिए। हमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन अगर हम एक कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हम सही स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो हम इसे आराम से कर सकते हैं। तो हमें इस एग्ज़ाम के दौरान मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। आप अपना मोटिवेशन लेवल बनाए रखिए। अगर कहीं पे आपको आपके आशाओं के अनुरूप रिजल्ट नहीं भी मिलते तो भी आप इसे करते रहिए। और ख़ास तौर से ऐसे लोग जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं या कहीं भी जॉब कर रहे हैं उसके साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए बताऊंगा कि देखिए, मैंने भी जॉब के साथ ही तैयारी करी थी। मैं भी दिन में जॉब करता था और सुबह शाम पढ़ाई करता था, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। हमारी भी जॉब बहुत डिमांडिंग थी। यदि हम रेगुलर पढ़ते हैं, एक कंटिन्यूटी, मतलब यहाँ कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। एक दिन हम 18 घंटे पढ़ें और दूसरे दिन हम ना पढ़ें, ये सही स्ट्रेटजी हमारी ठीक नहीं है। हमें रोज़ पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और कड़ी मेहनत ये तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि आप स्टेट लेवल की एक टॉप मोस्ट जॉब पे आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत ज़रूर करनी है। मोटिवेशन लेवल बनाए रखिए। कई सारी डिफ़िकल्टीज़ आपके सामने आएंगी, हमने भी डिफ़िकल्टीज़ फेस करी। हम भी उत्तराखंड के एक रिमोट गांव से मैं बिलोंग करता हूं। हम वहां भी हमारे गांव में भी सड़क नहीं थी, हमें भी कई सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। तो लेकिन ये सब इस एग्ज़ाम के दौरान होता ही है। ये चीज़ें ही हैं जो हमें और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं। तो हमें अपना मोटिवेशन लेवल बनाए रखना है। तो इसके साथ ही मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपको स्ट्रेटजी बनाने में, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और थैंक्स फॉर व्यूइंग दिस वीडियो।